वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज चैप्टर 6 डिपॉजिटरी ऑफ क्लास 10th एफएमएम और ये हमारा एफएमएम का सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है उसका पहला चैप्टर है। ठीक है, वैसे ये वीडियोस ऑलरेडी हैं पर मैं ये वीडियोस अब नए तरीके से बना रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिपॉजिटरी को डिस्कस करेंगे कि डिपॉजिटरी क्या होती है, सबसे पहले पता चलेगा। उसके बाद डिपॉजिटरी कैसे बैंक से सिमिलर होती है एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बैंक और डिपॉजिटरी। बैंक जिसमें पैसा जमा करते हैं और डिपॉजिटरी में सिक्योरिटीज जमा करते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक अंतर तो मैंने अभी आपको बता दिया और बाकी का क्या अंतर होता है हमें पता चलेगा। कौन कौन सी डिपॉजिटरीज होती हैं ये पता चलेगा। अब डिपॉजिटरी में अगर आप कोई चीज़ उससे कर रहे हो, उसकी हेल्प ले रहे हो, अगर उसका पार्टिसिपेशन कर रहे हो उसमें, तो आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एंड द अदर वन इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है। जैसे कि स्कूल में जाते हो, वहाँ पे टीचर हमें हर चीज़ में हेल्प कर रहे होते हैं, वैसे तरीके से डिपॉजिटरी में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। बाकी और फर्दर आप पढ़ेंगे इसको, और बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, आईएसआईएन नंबर क्या होता है, कस्टोडियन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर अभी मैंने ये 2 मिनट बोलने से, अगर 2 मिनट तो शायद नहीं बोला, पर अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो पूरा देखो, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये क्या-क्या होता है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि डिपॉजिटरी क्या होता है, ठीक है? तो डिपॉजिटरी बेसिकली क्या है, एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी जगह है, जहाँ पर आप अपने शेयर्स को सेफली रख सकते हो। जस्ट लाइक अ बैंक, वहाँ पर आप अपने फंड्स रखते हो, ठीक है? अगर आपके कोई पास पैसा है, तो घर में रखने के बजाय आप उसको बैंक में रखना प्रेफ़र करते हो, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? और उसको इधर से उधर भेजने में भी आसानी होगी। बहुत सारी आपकी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से हम लोग शेयर्स को रखने की जो जगह होती है उसको डिपॉजिटरी बोलते हैं, ठीक है? डिपॉज़िट करते हैं शेयर्स को वहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी। और वहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में रखे हुए होते हैं बेसिकली। आपको इतना समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे बैंक और उसके बीच के डिफरेंस का। देखो, बैंक में क्या होता है, बार-बार बोल रही हूँ, बैंक में हम लोग फंड्स को रखते हैं और डिपॉजिटरी में हम लोग सिक्योरिटीज़ को रखते हैं, ठीक है? दूसरा ये होता है कि अगर ट्रांसफर फंड्स बिटवीन अकाउंट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट होल्डर। यहाँ पे बैंक में क्या होता है, लाइक अगर मैं अकाउंट होल्डर हूँ, मेरा किसी बैंक में अकाउंट है और मैंने उस बैंक को मतलब मान लो चेक दिया है, या फिर मैं कह रही हूँ कि अच्छा इस बंदे को इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, अगर मैं पेटीएम से कर रही हूँ तो भी मेरे बैंक से ही हो रहा है वो बेसिकली। तो मान लो कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया उसको और उसने मेरे अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया मनी को। जस्ट लाइक दिस, डिपॉजिटरी में क्या होता है कि जो भी डीमैट अकाउंट का होल्डर होता है, डिपॉजिटरी में जो अकाउंट होता है उसे डीमैट अकाउंट बोलते हैं। उस अकाउंट का जो होल्डर होता है, जब वो बोलता है कि मेरे अकाउंट से सिक्योरिटीज़ इस एक्स-वाई-ज़ेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो वो सिक्योरिटी का ट्रांसफर हो जाता है आराम से, ठीक है? फैसिलिटेट्स ट्रांसफर विदाउट हैविंग टू हैंडल मनी। यहाँ पे देखो क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका ट्रांसफर्स आराम से हो जाएँगे। यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ को इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ। ओनरशिप आपके सिक्योरिटीज़ की बदल जाएगी। मान लो कि अगर आज सिक्योरिटी मेरे नाम पे है और मुझे चाहिए कि किसी और के नाम पे हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। वो ईज़िली डिपॉज़िटरी की हेल्प से आराम से वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी। यू डोंट हैव टू, मतलब आपको परेशान होने की या फिर कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ मनी, आपका पैसा सेफ रहता है और यहाँ पर आपके जो शेयर्स होते हैं वो सेफ रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में पूछना और मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर के और पूरे एसए 2 के मैं आप लोगों के लिए सेकंड टर्म के लिए पूरे नोट्स बनाने वाली हूँ, हैंड रिटन नोट्स। तो मुझे कमेंट करना कि चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है? मैं वो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। और क्वेश्चन बैंक का लिंक, अगर अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको नहीं पता होगा शायद कि मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक भी बना रखा है, जिसमें हम लोग पूरे क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो भी पूरा हमारा एफएमएम का सिलेबस है, जो भी पॉसिबल प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सारे मैंने उस सैंपल पेपर में डाल दिए हैं। अगर आपको चाहिए तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बारी चेक कर सकते हो उसे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में कौन-कौन सी डिपॉज़िटरीज़ हैं। तो देखो यार, इंडिया में 2 डिपॉज़िटरीज़ हैं। पहली का क्या नाम है, द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होते हैं एनएसडीएल। ये दोनों डिपॉजिटरीज आपके पेपर के लिए लाइक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो मान लो आपके कोई ना कोई टेस्ट, कोई ना कोई यूटी, इवन फाइनल एग्जाम्स में भी बहुत ही
ईज़िली पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताओ या फिर इंडिया में कौन-कौन सी डिपॉज़िटरीज़ है उसका नाम बताओ। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और यहाँ पर एक बारी याद करके कमेंट में ज़रूर लिखना है कि आपको कौन-सी 2 डिपॉज़िटरीज़ हैं, इन दोनों का फुल फॉर्म आप कमेंट में लिखना। जब आप एक बारी कोई चीज़ को लिख देते हो, तो आपके दिमाग में बैठी रहेगी, ठीक है? और जो हमारी दूसरी डिपॉज़िटरी है, वो कौन-सी है? सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड। अब बच्चे देखो सिक्योरिटीज़ और ना सर्विसेज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि एनएसडीएल में जो एस है दैट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ एंड जो सीडीएसएल में एस है, उसका मतलब सर्विसेज़ होता है, तो इसको भूल मत जाना, इसको याद रखना क्योंकि यही गलती बच्चे कर देते हैं जिसकी वज़ह से 1 नंबर आप ऐसे ही लूज़ कर लेते हो। तो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन अ डिपॉजिटरी। अब जैसे देखो अगर आप बैंक का हेल्प लेते हो, तो आपको क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं? उसी तरीके से हम बात करेंगे, अगर आप अपने शेयर्स को रखने के लिए डिपॉजिटरीज़ का यूज़ करते हो, तो आपको कौन-कौन से फ़ायदे मिलने वाले हैं? तो एक तो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ हो जाएगा। जभी भी आप उसे प्रॉम्प्ट दोगे, आप इंस्ट्रक्शन दोगे, आपको जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र करनी है, वो ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई स्टैम्प ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई अलग से चार्जेज़ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, अब देखो यार फिज़िकल सर्टिफ़िकेट्स जो होते हैं, उसके साथ हमेशा ही रिस्क होता है कि वो कहीं कोई गलत तरीके से डिलीवर ना हो जाए, कोई फेक सिक्योरिटीज़ ना हो, कहीं वो गीली हो जाए, कहीं उसे चूहे खा जाए। अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, जो मिडल क्लास घरों में होते रहते हैं, वो भी हो सकते हैं, तो उनसे भी बच सकते हो आप डिपॉज़िट का यूज़ करके। रिडक्शन इन पेपर वर्क, जो कि ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ में जितना पेपर वर्क होता है, उससे बच जाओगे क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा आपका। कोई ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। ईज़ ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी, नॉमिनेशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। मतलब बेसिकली ये है कि आपको हर तरीके से आपको कन्वीनियंस मिलेगी, ठीक है? जिस जैसे भी वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके काम को ईज़ी बनाएँगे और ये भी क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है या फिर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आप इसके 3, 4, 5 पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से 3 से 5 पॉइंट जो ईज़ी-ईज़ी आपको लगते हो, क्योंकि ये देखो सारे इसी बुक के हैं, तो ईज़ी और डिफ़िकल्ट वैसे कुछ नहीं होता। आप कोई गलत नहीं बता सकता अगर आपने इसमें से कोई छोटे पॉइंट्स याद किए हैं तो, उसको बस लिखना है आपने ऐसे करके और ऐसे करके उसे अंडर बॉक्स में करना है एंड 2-3 लाइन की छोटी-मोटी एक्सप्लेनेशन लिखो। एफएमएम में ऐसे नंबर गेन करना बहुत आसान है और इससे आपकी परसेंटेज बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कन्वीनिएंट मेथड ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फोलियोज अकाउंट्स। एक कन्वीनिएंट मेथड है कि आपके अकाउंट को कंसोलिडेट कर देगा और बहुत सारी चीजें। तो अब हम लोग बात करेंगे हु इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। देखो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली एजेंट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, बंदे होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। आपको मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो डिपॉजिटरी की जितनी भी सर्विसेज हैं वो आप कैसे लोगे, कब आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे-कैसे क्या चीज़ें होंगी, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स को ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि डिपॉजिटरी ही प्रोवाइड करती है। मतलब डिपॉजिटरी के ही कुछ बंदे होते हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, वो इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं कि अगर आपको कोई भी इश्यू, ये क्या बनाया है मैंने अगर आपको कोई भी इश्यू होता है, कोई भी सर्विसेज़ लेने में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो और आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है? दिस एजेंट्स आर प्रोवाइड मम्मी यार आप चली जाओ। These agents these These agents are appointed by the depository with the approval of SEBI। और यहाँ पे SEBI क्या होता है सबको ऑलरेडी पता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स, ये सबको पता है। तो जो SEBI है उसके अप्रूवल से डिपॉजिटरी क्या होती है, अपॉइंट करती है इन एजेंट्स को जिसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब मैं इसको हटा रही हूँ, थोड़ा साफ कर रही हूँ। यहाँ पे देखो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज आती रहेगी मैं आपको बताती रहूंगी। अकॉर्डिंग टू सेबी के रेगुलेशन 3 कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज कौन हो सकती हैं, डीपीज हो सकती हैं, कौन कौन, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर्स। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान है। आपको बस छोटी छोटी बारीकियां, न्यूएंसेस हैं जो आपको याद करने हैं और आपको नंबर लाना इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है? तो समझ लो कि भाई पहला तो बैंक होना चाहिए, दूसरा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और दूसरा जो तीसरा क्या है कि सेबी रजिस्टर्ड कोई भी ट्रेडिंग मेंबर है वो हमारा डीपी बन सकता है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या सिक्योरिटी का कोई भी मिनिमम बैलेंस हमको अपने अकाउंट में रखना होता है? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस भी हो सकता है।
अब हम बात करेंगे ISIN की, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्या होता है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ISIN का फुल फॉर्म देखेंगे सबसे पहले, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोबारा, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप ये समझ लो इंटरनेशनल लगा है मतलब पूरी दुनिया का, अगर हम पूरी दुनिया का देखें तो उस तरीके से एक इंटरनेशनल एक नंबर मिलता है हर एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी को, जहाँ पे उसको आप वर्ल्ड वाइड उस सिक्योरिटी को लोकेट कर सकते हो उसके ISIN से, और ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है एक सिक्योरिटी के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलेंगे, हाँ, रास्ते में आगे चलेंगे। चलो, आगे बढ़ेंगे और इसमें क्या है, कस्टोडियन। अब हम बात करेंगे कस्टोडियन क्या होता है। तो देखो, कस्टोडियन एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो कस्टोडियन होता है वो इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि उसकी जो सिक्योरिटीज़ है वो आराम से रजिस्टर हो जाएँगी और उन सिक्योरिटीज़ को बड़ा सेफ कीपिंग तरीके से रखा जाएगा, अच्छे से उनको रखा जाएगा, ठीक है? अब बट सिर्फ़ इसका ये मतलब नहीं है कि सिक्योरिटीज़ को सेफगार्ड करने का मतलब ही सिर्फ़ कस्टोडियन का काम है। कस्टोडियन का काम और भी होता है, जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं। अब इसके बारे में शायद आपको नहीं पता चलेगा, ये मिसलेनियस वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, 8th जो चैप्टर है उसमें। कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब होता है, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी और एक्शन का मतलब कोई भी काम। मान लो कंपनी कोई भी नई बात बताती है, जैसे कि कोई नया राइट इश्यू निकाल दिया, कंपनी ने कोई नया पब्लिक इश्यू निकाल दिया, कंपनी ने कोई नया IPO निकाल दिया, या कंपनी बायबैक ऑफ शेयर कर रही है। बायबैक आई होप पता होगा, अगर नहीं पता है तो बायबैक का मतलब होता है कंपनी अपने ही कंपनी के शेयर इन्वेस्टर्स को जो उसने बेचे थे, अब वो उनसे वापस खरीद रही है। तो जो कंपनी मान लो कुछ भी करती है, या फिर कंपनी कोई नई ब्रांच खोल रही है कहीं पे, तो ये सारे कंपनी के कुछ काम होते हैं। तो ये अगर कंपनी कुछ भी करती है तो उसका रेवेन्यू या फिर उसका जो प्रॉफिट, उसका जो ग्रोथ है उसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अच्छा-बुरा फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे जो चीज़ें अगर कंपनी करती है तो उसको देखने का काम भी कस्टोडियन का होता है। कस्टोडियन क्लाइंट के बिहाफ़ पे उन सारी चीज़ों पर नज़र रख रहा होता है। अब इस कस्टोडियन के भी ना 3 काम होते हैं जो आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है कि क्लाइंट का जो सिक्योरिटी अकाउंट होता है, उसको मेंटेन करता है कस्टोडियन, उसका ध्यान रखता है कस्टोडियन। कलेक्टिंग द बेनिफिट्स और राइट्स अक्रूइंग टू द क्लाइंट्स इन अ रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज। अब अगर क्लाइंट को कोई भी राइट्स या कोई भी बेनिफिट अगर उसकी सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में मिल रहे होते हैं, तो उसका ध्यान रखता है कि अगर मान लो कि मेरे क्लाइंट को इतना डिविडेंड मिलना है, तो वो उसको इतना डिविडेंड दिलवाने में हेल्प करेगा। डिविडेंड मतलब इंटरेस्ट हो गया। कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शंस टेकन और टू बी टेकन बाय द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे देखो, कंपनी या फिर कोई भी जो इशूअर है, कुछ भी अगर वो एक्शन लेने वाला है, तो कस्टोडियन क्या करता है, अपने क्लाइंट को उसके बारे में अवेयर कर देता है कि देखो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब तुम देख लो कि भाई तुम्हें इस कंपनी के संग आगे काम करना है या नहीं करना है, या फिर अब आगे कौन-सा एक्शन लेना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो क्लाइंट इतनी ध्यान नहीं दे पाता जिन बातों पर, जिसको उतना नहीं पता होता, इतना नहीं टाइम होता, तो क्लाइंट के बिहाफ़ पे ये सारी चीज़ें कस्टोडियन देख रहा होता है और उससे क्लाइंट को अपनी सिक्योरिटीज़ प्रॉपर वे में मेंटेन करने की पूरी फैसिलिटी मिल जाती है। अब यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो अपने फिजिकल होल्डिंग्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे बता रखा है हमको कि एक डीमैट अकाउंट हमें खुलवाना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, डीमैट बेसिकली आपकी जो फिजिकल सिक्योरिटीज़ थी, आप उसको डिजिटल फॉर्म में लाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए क्या करना है, एक डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भरना है। एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है जो कि आप भरते हो। आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ये वाला फॉर्म मिल जाएगा, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। इस फॉर्म को आपको भरना है। सारे जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं आपके सिक्योरिटीज़ के, इसको भरना है और आपको सबमिट करवाना है, ठीक है? उसके बाद एक सेपरेट DRF भरना पड़ता है आपको, हैज़ टू बी फिल्ड फॉर ईच ISIN नंबर। जितने भी ISIN नंबर आपको चाहिए, उसके लिए आपको एक अलग-अलग DRF फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब DRF मतलब डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, कि भाई हमें ये सिक्योरिटीज़ डीमैट करानी है, डीमैटाइज़ करानी है, ये सारी चीज़ें। कैन ऑड लॉट शेयर्स बी डीमैटाइज्ड? ऑड लॉट शेयर्स क्या होता है? मतलब 99 तक के जो शेयर्स होते हैं ना, अगर 1 से 99 तक के पास आपके पास शेयर है, तो हम उसको बोलते हैं ऑड लॉट शेयर्स। तो ये क्या ये डीमैटेलाइज़ हो सकते हैं? येस, हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हज़ारों, लाखों, करोड़ों शेयर हो तभी आप उसे डीमैटेलाइज़ करवा सकते हो। अगर आपके पास ऑड लॉट शेयर्स भी हैं, तो भी आप उसे डीमैटेलाइज़ करवा सकते हो। ये डू डीमैटेलाइज़्ड शेयर्स हैव डिस्टिंक्टिव नंबर्स? जो डीमैटेरियलाइज़्ड शेयर्स होते हैं, क्या उनके कुछ अलग नंबर्स होते हैं? तो देखो यार, ऐसी कोई बात नहीं है।
सबके पास ISIN नंबर होता है, ये सारे शेयर्स फंजिबल होते हैं, व्हिच मीन्स दैट ऑल द होल्डिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी विल बी आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल। जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, वो सारी आइडेंटिकल होती हैं, सबको एक तरीके से पहचाना जाता है, सबको पहचाना जा सकता है, किसी के पास भी ऐसा नहीं होता कि कोई अलग तरीके का नंबर है, चाहे वो डीमैटेलाइज़ हो, चाहे वो ना हो, सबके पास एक अपना नंबर होता ही है, ठीक है? कैन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट्स? हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स हैं, अभी आपने क्या करवाया था, आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स थे, आपने उसको डीमैटेलाइज़ फॉर्म में कन्वर्ट कराया, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराया। बट अगर आप चाहते हो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल फॉर्म में फिर से दोबारा से आ जाए, तो आप इसे दोबारा से करवा सकते हो एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीमटेरियलाइज़ेशन, ठीक है? अगर कोई इन्वेस्टर अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को दोबारा से फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहता है, देन ही कैन डू सो एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रीमटेरियलाइजेशन। और उसको अभी क्या करना पड़ेगा, उसको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने कौन सा फॉर्म भरा था, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भरा था, ठीक है? बट अगर हमें सिक्योरिटीज फिजिकल सर्टिफिकेट में चाहिए, तो हम यहाँ पे फॉर्म भर रहे होंगे रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। ये भी आपको उससे मिलेगा, आपके अपने डीपी से मिलेगा और ये आपको सबमिट करना है, ठीक है? ये आपको सबमिट करना है, उसके बाद ही आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, ये दोबारा से फिजिकल सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट हो जाएँगी। कैन वन डीमैटेरियलाइज़ हिज़ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन हिज़ डीमैट अकाउंट? अब देखो, अगर किसी ने सिक्योरिटीज़ नहीं खरीदी हैं, बट कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है, मान लो कोई बॉन्ड है, कोई डेरिवेटिव है, ठीक है? वो हो गया और कोई डिबेंचर हो गया, कोई म्यूचुअल फंड यूनिट हो गया, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स। अगर इन सब को आप डीमैटेरियलाइज़ करवाना चाहते हो, तो क्या करवा सकते हो? येस, डेफिनिटली करवा सकते हो। एंड हियर इज़ दिस चैप्टर फिनिशेस ऑफ। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट हो, कमेंट में पूछ लेना एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।